बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाश। ख़वातीन और हज़रात, एक मखलूत हुकूमत आने वाली है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ तक यही खबर थी, आज के अखबारों में भी यही खबर शाया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कोई पावर शेयरिंग फार्मूला कबूल नहीं होगा। यह भी उन्होंने कह दिया है कि धांधली का शोर मचाने वाले असलियत में आमरीत को दावत दे रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ तक तो बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या स्टांस था, पीपल्स पार्टी का क्या नैरेटिव था, लेकिन आज बताया जा रहा है कि फिर मजीद अहम मुलाकातें हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। पॉलिटिक्स शायद खेल ही कुछ ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात अगर की जाए मईशत की, मुल्क की, पाकिस्तान की, तो आज फिश कह दिया मैंने, फिच एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त मुश्किल होगा। नई हुकूमत को आते ही IMF से मुलाकात करनी है, फौरी राब्ता करना है, अगले कर्ज की बात करनी है और अगला कर्ज जल्द अज जल्द पाकिस्तान को हासिल करने की कोशिश करनी है ताकि दूसरे मुल्कों से भी फंडिंग आए। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल, सियासी इस्तेहकाम मईशत के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और अगर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आया तो सियासी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। बात की जाए रावलपिंडी के कमिश्नर साहब की, तो चट्टा साहब के बयान के बाद आज जो है 6 DROs ने अपना बयान जमा करा दिया है और उन्होंने कहा कि चट्टा साहब के सारे बयान गलत हैं और वो जो कह रहे हैं झूठ का पलंदा है। साथ साथ हम PTI की बात करें तो PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया है, जिसके बाद लग ही रहा है MWM फिर सुन्नी इत्तेहाद। PTI भी अब कुछ मजहबी जमात बनती जा रही है। यकीनन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, उनको उम्मीद है कि उनका लीडर एक दिन जेल से बाहर आएगा। लेकिन बात की जाए बाहर आने की तो फैसल जावेद आज बाहर आ गए हैं, वो रूनुमा हो चुके हैं, उनको जमानत भी मिल गई है। साथ साथ शहराम खान तराकई को भी जमानत मिली, आतिफ खान को भी जमानत मिली, उमर अयूब, गौहर खान अभी भी पर उम्मीद है कि वो हुकूमत बनाएंगे विफाक में। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज को वजीर आला CM शिप का प्रोटोकॉल मिल चुका है। आज उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरी से मुलाकातें की हैं, तो यकीनन मुलाकातें चल रही हैं। मियां नवाज शरीफ मरी पहुंच चुके हैं। मरी में मौसम भी बड़ा खुशगवार है, बर्फबारी हो रही है और उस खुशगवार मौसम में देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना खुशगवार होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सेनेट में आज भी धांधली धांधली के नारे लगे और सरेआम फांसी देने की मुखालफत की गई तमाम पार्टीज की जानिब से। लेकिन मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी दोनों सरेआम फांसी के हक में है। मैं भी समझता हूं कि जिस मुल्क में 5.5 लाख बच्चे हर साल रेप होते हो, वहां सरेआम फांसी की अशद जरूरत है। और साथ साथ बलोच तलबा लापता केस में तीसरी बार आज निगरान वजीर आजम को तलब किया गया। 2 बार वो नहीं आया, देखते हैं तीसरी बार होंगे या नहीं। लेकिन हमारे सदर मुमलिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो स्टेटमेंट दी है वो कहते हैं नौजवानों ने वोट को इज्जत दी, हमें नौजवानों को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा है कि अगर नौजवानों ने वोट पर एतमाद किया है तो उनके एतमाद को मुतजलसल नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह ताला खैर करे। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त यकीनन बहुत अहम है और सारी सियासी जमातों के हाथ में है। मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार अहमद खोड़ो साहब। खोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी क्या अब भी सोच रही है नून लीग में जाने का, विफाक में हुकूमत बनाने का? क्या कोई ऑप्शंस ऐसे हैं, कोई बार्गेनिंग ऐसी चल रही है? मैं सर जब भी सब्जी या फ्रूट लेने जाता हूं तो अपनी बेगम को आगे करता हूं, वो बार्गेनिंग बड़ी अच्छी करती हैं। मुझे लग रहा है सर पीपल्स पार्टी भी कुछ उसी लेवल की बार्गेनिंग कर रही है इस वक्त पावर में आने के लिए। आई एम सॉरी, आपको पता है सर, किसी भी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। स्प्लिट मैंडेट में हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनती है। यहाँ 3 मेन ग्रुप्स कहा जा सकता है, एक पीपल्स पार्टी का, एक PMLN का, दूसरा आज़ाद। आज़ाद लोगों ने भी अपना कोई एक ग्रुप नहीं बनाया, वो सिर्फ आज़ाद कहलाते हैं और किसी पार्टी की हिमायत याफ्ता समझे जाते हैं अपनी जगह पे। वो जो हिमायत याफ्ता ग्रुप है वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, ठीक है। उसने नाम लेकर हम सबको इनकार किया कि पीपल्स पार्टी PMLN से कोई बात नहीं होगी। ठीक, अब जब ये सूरत हाल हो तो फिर असेंबली को बहाल करना मकसूद होता है। असेंबली से ही जमहूरियत चलती है, असेंबली से ही असेंबली का वो जो तसलसल है वो चलेगा, जिसके लिए 18वीं तरमीम भी हुई। 18वीं तरमीम असेंबलियों की बहाली के लिए हुई, उसकी कंटिन्यूटी के लिए हुई, उसकी स्टेबिलिटी के लिए हुई। अब ये असेंबली लाना ज़रूरी है, इसलिए मखलूत हुकूमत बनाना ज़रूरी हो गई, जिसमें पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हाँ, हमसे बड़ा ग्रुप नवाज लीग का है, इसलिए हमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए और इस तरह से हम उनके साथ हो लेते हैं, उनको वोट देंगे, उनकी मेजॉरिटी बन जाएगी, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लीडर ऑफ द हाउस बन जाएंगे और साथ ही साथ MQ ने भी शायद उनको यही सहारा दिया कि हम भी आपके साथ हो लेंगे।
अब इसमें मैं नहीं समझता कि कोई कबाहत है। मेरा मकसद है असेंबली को लाना फिर से, ठीक ठीक है, इसलिए मैं उनके साथ मिल गया। पट खोड़ो साहब, अगर अब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करके विफाक की हुकूमत में आ जाती है, वजारतों पे अगर आ जाती है, तो डोंट यू थिंक लोगों का एतमाद थोड़ा सा वो कम हो जाएगा बिलावल साहब की स्टेटमेंट के ऊपर? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने क्लियरली कह दिया, जरदारी साहब ने क्लियरली कह दिया, हम विफाक में वजारतें नहीं लेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे नून का। आराम तो अब अगर आ जाते हैं खोड़ो साहब, तो फिर ये तजाद नहीं होगा सर बयान? ये वक्त से पहले की बातें मत करो कि मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियां संजीदा हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा संजीदा रही है, उसमें वो नहीं है अन्ना का सिलसिला, और वो समझती है कि असेंबलियाँ बहाल करने के अलावा और पाकिस्तान चल नहीं सकता। इसलिए अगर उन्होंने ये फैसला वॉलंटरली किया है, पहली दावत मिली थी हुकूमत में शामिल हो जाओ, हुकूमत में शामिल होने की बात नहीं की हमने पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग को वोट देने की बात की। ऐसे ही जैसे इंडिया में कांग्रेस की एक बनी थी असेंबली जिसमें उनको अभी मेजॉरिटी नहीं थी, उस वक्त फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, ठीक सर, और बगैर कुछ मांगे हुए, और वो चली थी हुकूमत। यहाँ भी चल सकती है, क्योंकि हमारे लिए असल है क्या चीज़ कि असेंबली हो, सियासत हो, जमहूरियत हो, पाकिस्तान हो। बट माय क्वेश्चन इज खोड़ो साहब वेरी सिंपल, कि क्या पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी कम नहीं होगी अब अगर वो वफाकी वजारतों में आ गए? सर अभी वक्त से पहले क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि मीटिंग हो रही है आज, सर कहा जा रहा है आज मीटिंग हो रही है, आज भी कुछ हो सकता है सर, रात में खबर आ जाएगी और फिर जो है मेरा प्रोग्राम रिपीट में चलेगा तो मुझे पहले से मालूम होगा। आप कलेक्टिव विजडम को मानते हैं? बिल्कुल, ठीक है। ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी ने एक स्टैंड लिया कि हमें जी वजारतें नहीं चाहिए, ठीक है। असेंबलियों में स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, वहाँ हमारा हिस्सा हो सकता है, करेक्ट। हर मेंबर को हक है कि जी वो स्टैंडिंग कमेटी में रिप्रेजेंट करे, ठीक, और वहाँ जो भी कानून साजी आए उसको देखे, उसको बेहतर करे, और उससे आगे भी वापस असेंबली में जाए। असेंबली में बैठकर असेंबली के ट्रेजरी बेंचेस को बिल्कुल हक होता है कि कोई सवाल कर सकता है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई इशू उठा सकता है, इशू उठाने के बाद उसका हल ढूंढा जा सकता है। वो हुकूमत ही उनको ढूंढेगी, लेकिन किया जा सकता है, किसी से हक आप ये छीन नहीं सकते, ठीक है जी। अब इस तरह से अभी तक चला है। बाकी रही बात कि कल को क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, पर ये पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? इस्तेहकाम ऐसा कि हुकूमत चल सके, असेंबलियाँ चल सकें। इस्तेहकाम की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर इस्तेहकाम को सोच कर ही आगे। तो बिलावल साहब ने कह दिया है धांधली का शोर मचाने वाले आमिरियत को दावत दे रहे हैं, और आमिरियत आई तो फिर तो इस्तेहकाम का आप छोड़ दीजिए सर। यस, मैं भी कह रहा हूँ आइन के होते हुए कोई सियासी जमात इशारतन ही कहे इमरजेंसी लगेगी या मार्शल आ जाएगा, तो फिर मेरा पूरा हक है कि मैं उसका रिजेक्ट करूँ, उस चीज़ को पूरी तरह से शदोमत से मैं रिजेक्ट करूँ कि इतने सालों के बाद पाकिस्तान की कौम को फिर वही बातें नसीब हों जो पहले होती थी। नहीं, 18वीं तरमीम है, आइन के होते हुए मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और किसी सियासतदान को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो मार्शल लॉ की बात करता है तो अपने आप को मानता ही नहीं है। हमें तो सर मार्शल लॉ की आदत हो गई है ना सर। नहीं हुई। आपको नहीं हुई सर? नहीं हुई। पाकिस्तानी आम को हो गई है सर। सर जी, पाकिस्तानी अवाम में भी हूँ। अगर आप मेरा आप एलीट में हैं सर, आप एलीट में, अवाम में नहीं है सर, आप एलीट हैं। अगर आप मेरी ओपिनियन मांगते हैं तो ये वो जो मार्शल निज़ाम हमेशा टेम्पररी रहा, चाहे 10 साल का हो चाहे 9 साल का हो। उस मार्शल लॉ लगाने वाले ने ये कहा था ना कि मेरा ये 7 पॉइंट का एजेंडा है, इसमें 22 साल लगेंगे तो मैं 22 साल भी बैठूंगा। क्या रह सका? 10 साल 12 साल नहीं, 22 साल का उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था। हजार ख्वाहिशें ऐसी उसने 22 साल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मेरे ये 3 पॉइंट्स हैं या 7 पॉइंट एजेंडा है, इसको मैं 3 साल लगाऊं या 22 साल लगाऊं, ये कहा था उसने, लेकिन 22 साल नहीं रहा। MQM कहती है अगर आपने उनसे हाथ मिलाया होता तो बिलावल इस वक्त वजीर आजम होता। जो फैसला कर चुके हैं हम, ये भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली जो आप बात कर रहे हैं ना, बिल्ली के खाब में प्रैक्टिकली आप बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आप खामखा लोगों को कंफ्यूज ना करें। वो 17 MNAs हैं, हम 54 हैं। ये कुल मिल मिला के इतने नहीं होते कि हुकूमत बनाई जा सके। राइट खोड़ो साहब, एक ब्रेक की तरफ में जाना है, ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स, आप कहीं में जाइएगा, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद कर लिया है, जिसके बाद हम जानते हैं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पीटीआई और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तीनों एक जमात बन गई है। अब मेरे साथ कमाल पैनल भी मौजूद है, जैसे आप जानते हैं निसार खोड़ो साहब कराची स्टूडियो में, शौकत बसरा ने मुझे लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है और साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं गौस मोहम्मद न्याई साहब फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पहले पूछ लेते हैं बसरा साहब से। बसरा साहब, जो इत्तेहाद हुआ है ये मेरे ख्याल से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सर इसीलिए ऐड किया गया है ताकि मखसूस नशिस्तों का फायदा उठाया जा सके, क्योंकि MWM ने तो नाम दिए ही नहीं थे सर। एम आई करेक्ट बसरा साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने 11th आवर पे हमारा पार्टी का निशान हमसे छीन लिया और फिर जाहिर है उसके बाद आपने देखा कि ये जो आज ख़रीदो फरोख्त भी जारी है और मंडी भी लगी हुई है, ये उसी फैसले का नतीजा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जाहिर है, जब हम लोगों ने अपनी रिजर्व सीटें लेनी थी, हमें किसी ना किसी पार्टी का इंतखाब करना पड़ा था। उसके लिए 3 चॉइसेस थी हमारे पास, जमात इस्लामी, MWM और सुन्नी इत्तेहाद। तीनों के साथ हमारे डायलॉग चल रहे थे और जाहिर है कि अब जिनकी सीटें मौजूद थी उनके साथ हमने जाना था ताकि हम अपनी रिजर्व सीटें ले सकें। ठीक सर, ठीक सर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से तीनों जमातों का। बल्कि आज आप देखा कि MWM जो थी उनके जो सरबराह थे, वो मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी मौजूद था। जी सर। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल, खान साहब इस वक्त हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, हम आखिरी वक्त तक खान के साथ खड़े रहेंगे। ये कोई इशू नहीं है, कोई लोग इसको बना रहे थे, एजिटेट अच्छा ये कर बता रहे दें थे। बसरा साहब, ये जल्दी से बता दें मुझे, देखिए एक अच्छा दिन है मेरे ख्याल से आज पीटीआई के लिए। फैसल जावेद, शहराम तराकई और आतिफ खान तीनों को जमानत मिली है। ये बताइए, उमर अयूब साहब का भी बयान है, गौहर साहब का भी बयान है, पीटीआई अभी तक ऑप्टिमिस्टिक है कि वो गवर्नमेंट बनाएगी सर? देखें, पीटीआई ने 180 सीटें जीती, ऑप्टिमिस्टिक इसमें कौन सी बात है? जो 80 पाकिस्तान चली की गई ना सर तारीख हाथ से, 80 चली मेरी गई, 100 गुजारिश बची। सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, ये तो हमारे साथ 1.5 साल से हो रहा है, जो जुल्म जबर और जो मुकदमे जो बात कारोबार तक रहती, लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गए, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, बात माओ बहनों बेटियों तक पहुंच गई। लेकिन आज भी सारा कुछ करने के बावजूद 180 सीटें हमारी हैं, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। शौकत बसरा आपके पास मुंतखब MNA बैठा है NA-163 भावलनगर का, वहां से एक आमद डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे जादुल हक को, जो तीसरे नंबर पर था, उसको जिता दिया। कराची के अंदर जहां बैठे हुए हैं 17 सीटें और 17 सीटें हमारी थी, 1-1 लाख लोगों ने वोट लिया। ये क्या बात हुई? बसरा साहब मेरे ख्याल से अब फड्डा हो गया है सर, अब कॉम्प्रो की तरफ बढ़े सर। क्या फड्डा हो गया है सर? ठीक इस बात ठाक का? सर, पीटीआई के लिए जितनी मुश्किलात खड़ी हुई हैं इस पूरे झगड़े के अंदर, मेरे ख्याल से अब रेजोल्यूशन की मेरी तरफ गुजारिश आएगा। सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। जिस शख्स का नाम इमरान खान है, ये वो माफिया के सामने नहीं झुका, वो घबराया नहीं, कोई डील नहीं की, भागा नहीं। उसने कहा मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है। आपने सारे जुल्म के जबर के पहाड़ तोड़ लिए इमरान खान पर और पार्टी पर। अवाम ने क्या किया? ये अवाम का दिया हुआ मैंडेट है। अगर हमारी जात की बात होती, इमरान खान की जात की बात होती, तो सब्र कर लेते। ये अवाम ने मुकद्दस अमानत हवाले किया इमरान खान के और उसके सिपाहियों के। इसलिए मेरे भाई, आप ये कहें कि जी ठीक है, वो जी फ्रॉड हो गया, जुर्लू हो गया, धांधला हो गया, आप सब्र कर जाए, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। साडा हक एथे रख, किसी तौर पे पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात मुझे बताएं, फर्ज करें ये जो पार्टियां हैं जो इस वक्त, तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटी वजीर आला, तेरा अब्बा चेयरमैन सेनेट, तेरा अब्बा फलां, तेरा बेटा फलां, तू गवर्नर, तेरे पास सिंध, तेरे पास बलूचिस्तान, तेरे पास पंजाब, तू सन उथे ना छेड़ी ना उथे। ये माले गनीमत है? इस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। ये जो लोग कौन है? 4-4 बारियां पहले ले चुके हैं, 4 बार वजीर आजम, 3 बार वजीर आला, 16 महीने। आज भी इनकी हुकूमतें हैं ना जिन्होंने धांधली की है। क्या दिया अवाम को इन्होंने सिवाय फाकों और धमाकों के? अपनी जायदादें बाहर, बच्चे बाहर, सब कुछ बाहर। इस तरह नहीं होगा। ये पाकिस्तान में फिर कह रहा हूं, आप बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने बता दिया है इमरान खान के साथ पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान है। पाकिस्तान मतलब क्या है कि 80-90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये किस तरह हुकूमत चला लेंगे? किस तरह चला लेंगे? बसरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात कही है और बबांग दोहल कही है और कहा है कि अगर ये धरना करेंगे तो फिर आमरीत आएगी। महमूद मौलवी साहब, हम जानते हैं वो ताकतवर हलकों से कितना करीब है, वो ये मेरे प्रोग्राम में कोई 6-8 बार कर चुके हैं कि अगर एहतजाज किया तो मार्शल लॉ लगेगा। सर माहौल बन गया है सर। हमें कोई गीदड़ बबकियों न डराए।
मैं सबसे पहले तो मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूं, मुझे इंतहाई अफसोस है बिलावल साहब की स्टेटमेंट पे या पीपल्स पार्टी को स्टेटमेंट दे। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो बता ही दिया है, मुझे नहीं पता था कि पार्टी इस हद तक गिर गई है कि ये जो आमरों के साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर ये तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लेकर आएगी। आज हमें ये डरा रहे हैं कि जी आप अपना मैंडेट ना मांगो, आप अपना हक ना मांगो, वरना मार्शल लग जाएगा। क्या बात करते हो। मैं आज भी कहता हूं पीपल्स पार्टी के पास अंदरून सिंध की सीटें हैं, उसके अलावा आज भी पूरे पाकिस्तान में ये जो 17 सीटें लेके मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाना चाहती है, 20, 25, 30 सीटें इनकी होंगी। मेरे भाई क्या आप 40-50 सीटों से हुकूमतें बना लेंगे? आप हमें ये डरा के कि मार्शल आ जाएगा, अमरीत आ जाएगी, तो हमारे लिए पहले क्या है? हमारे लिए कोई पहले आसानी है? हमारे लिए तो जेलें हैं, हमारे लिए तो मुकदमे हैं, हमारे लिए घर टूट रहे हैं, हमारी माँ बहनें जेलें के अंदर। ये पाकिस्तान की जंग है। ये इमरान खान वजीर आज़म बनने के लिए जंग नहीं लड़ रहा। इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। ठीक बसरा साहब, खोड़ो साहब, आप अग्री करते हैं बसरा साहब से? मैं बसरा साहब को क्या कहूँ, वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते थे कि ज़िंदगी कट जाएगी, पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चले गए, जीत भी गए होंगे, लेकिन जीते आज़ाद हैं। उसके बाद बैठे हैं, अब वो चलो ठीक है सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल हुए हैं या इत्तेहाद किया है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन की लैंग्वेज क्या है? बसरा साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। जी बसरा साहब जल्दी से। शामिल हुए हैं खोड़ो साहब, इसलिए शामिल हुए हैं कि हमने अपनी वापस सीटें वापस ले ली हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं। मैं यही वजाहत करता था, मैं 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं। जैसे हमारा निशान वापस मिलेगा हम अपनी पार्टी। ठीक बसरा साहब, पॉइंट टेकन, कंटिन्यू खोड़ो साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब आप कराएं तब आप कराएंगे, जब पहले भी आपको कहा गया था 2 साल पहले तो आपने नहीं करवाए थे। उसकी छोड़ें, वो आपकी अपनी कमजोरी है, आप नहीं करा सके, क्या नहीं करा सके, और पाकिस्तान को ज़िया-उल-हक के ज़माने में ले आए। नॉन पार्टी इलेक्शन, नॉन पार्टी कैंडिडेट्स, नॉन पार्टी कैंडिडेट मिल के आ गए हैं। मैं इस पर अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने रूल बनाया, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी मुस्लिम इत्तेहाद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पीटीआई, तीनों जुड़ जाए। शामिल किसमें हुए हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर हैं। जी हाँ, तहरीक इंसाफ के नहीं है, अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हो। तहरीक इंसाफ के नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये चले हैं, बैठे हैं, हो सकता है उनको मिल जाए वो सीटें जो मांग रहे हैं। मिलने के बाद दूसरी पार्टियों को भी मिलेंगी ना, सिर्फ इनको थोड़ी मिलेंगी। इनकी 92 सीट्स हैं, उसमें अगर इनको मिल भी गई तो कितनी मिलेंगी? 6 की सीटें, और उसके बाद दूसरी पार्टियां हैं उनको भी इस तरह से रिजर्व सीटें मिलेंगी, लेडीज सीट मिलेगी, माइनॉरिटी सीट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो उसके बाद तो टोटल तो बाद में होगा। अभी तो बेसिक्स हैं जो जनरल सीट थी उसकी बात क्यों हो रही है, उसकी कैलकुलेशन हो रहा है। 79 अगर PMLN के, 54 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 17 MQM के, टोटल करो कितने हो जाते हैं? काम हो जाता है सर, काम हो जाता है, काम हो जाता है। 134 कुल चाहिए, उससे ज्यादा हो जाते जी हैं। हाँ। और उसमें आप फिर ऐड करेंगे वो जो रिजर्व सीटें मिलेंगी, वो MQM को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, PMLN को मिलेंगी, इनको भी मिलेंगी। तो ठीक है, इनका ग्रुप 100 से ज्यादा हो जाएगा। ये बताइए खोड़ो साहब, ये बताइए अब जो पीटीआई का लाहे अमल है, क्योंकि आज फिच की जो रिपोर्ट आई है सर, फिच बड़ी इंटरनेशनल बड़ी कमाल कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर की, रेटिंग एजेंसी भी है, जो आज उन्होंने रिपोर्ट निकाली है उसमें भी कहा है कि पीटीआई सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार की हैसियत में सीटें ले गई, लेकिन नॉन सर मैं नहीं मानता इस चीज को। चले नहीं माना, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कहानी ये है सर, कहानी ये है, इस चीज को क्यों मानूं मैं? सर आप कहानी, कराची में सर एक बड़ा मशहूर जुमला था सर कि फड्डा करना आसान है, फड्डा निभाना मुश्किल है। अब मेरा गुजारिश आपसे सवाल ये है, अब फड्डा निभा तो ना सके, अब फड्डा वो निभा नहीं सक रहे, जेलों में बंद हैं क्या? अब नहीं सर, नहीं, जेलों में बंद होंगे, लेकिन इससे ज्यादा पूछें बसरा साहब से, पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या होता रहा, और वहां के लोग भागे थे जब जूते लगते थे हमें, जब गैस लगती थी, जब जेलों में पड़ते थे, क्या हम टूट के पार्टी को तोड़ा था? इन्होंने तो 3 पार्टियां बना दी। पीटीआई वाले क्या बोलते हैं? पीटीआई वालों के जो लीडर्स थे, सेकंड लाइन लीडर हो, थर्ड लाइन लीडर हो, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी पार्टी को छोड़े जा रहे थे? इतनी दबने बर्दाश्त कर सके? हम तो कोड़े बर्दाश्त किए थे, हमने तो जेलें और गोलियां बर्दाश्त की, इन्होंने ये क्यों नहीं बर्दाश्त किया?
सर कप्तान एक ही है उनके पास सर। कप्तान एक हो या वाइस कैप्टन भी तो होता है ना। नहीं है ना सर, वो बर्दाश्त नहीं तो हो फिर रहा क्यों था। नहीं हो रही है? चलिए वाइस बसरा कैप्टन- साहब क्यों नहीं, बसरा साहब देखिए मैं फिर कहूँ सर खोड़ो साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, हम सब के लिए। मेरे लिए सियासत में उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं, जी। लेकिन याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जो आमरों डिक्टेटरों ने पीपल्स पार्टी के साथ किया बहुत बुरा किया, लेकिन याद होगा आपको यही पीपल्स पार्टी थी जो 17 सीटों के साथ शहीद बीबी ने अपोजिशन लीडर बनी थी। ठीक है। आज वही पार्टी जिसके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़, शायद माजी में कभी इतना जुल्म जबर ना हुआ खोड़ो साहब, मैं आपको अल्लाह वल्लाह बा खुदा गल्ला वल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, कभी ये नहीं हुआ था उस दौर में कि आप माओ बहनों बेटियों को उठा लें घरों के अंदर से जाके और उनको जाके जेलों में बंद कर दें और उनकी आप मैं ऐसे अल्फाज अब नहीं बताना सर चाहता जी, जो कुछ बसरा एक साहब मुझे बात कर लेने दीजिएगा। एक थोड़ा मिनट सा ना, मुझे मैं भी please- तो बात कर लूं ना यार। आप बात करोगे तो मुझे क्या मिलेगा थोड़ा सा मौका? मुझे बात मुकम्मल कर लेने वो दें। आपको आप वो कीजिएगा, शाही मैं किला आपको याद interrupt नहीं करूंगा। है? शहीद किला लाहौर का जिसमें मेरी माँ थोड़ा बहनें सा बंद मुझे थी। याद है, मुझे सब याद है, जरा मुझे बात तो सुन ले। तो फिर छोड़े ना। अब मैं तो कह रहा हूं मैं पार्टी का मैं कहता हूं बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपके मुंह से जब मैं ये सुनता हूं क्या? एक लफ्ज नहीं सुनता आपके मुंह से मुजम्मत का, बल्कि मैं ये देखता हूं कि आप लोग एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर पीपल्स पार्टी, वो जो शहीदों की जमात थी, हाँ। वो पीपल्स पार्टी जिसके ऊपर आप उनके खून पे आप लोग आज हुकूमतें बना रहे हैं, शहीद बीबी और शहीद भुट्टो के खून पे उनका सौदा करके। मेरा जवाब सुने आप आमरों के कहने पे, मेरा आप जवाब सुने। फॉरेन एजेंडे पे जवाब सुने आप आप। लोग लेकर आ रहे हैं हमारे खिलाफ और तरीके जवाब में सुन लें आप, आपके जवाब। मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, इतना जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, ऐसे ना करें खोड़ो साहब, जवाब- ऐसे भाई, ना मेरी करें। बात सुनो तारीख ना, कभी जवाब माफ नहीं सुनो करेगी। ना, मेरे तारीख जवाब कभी सुनो। माफ नहीं अब करेगी। जवाब भी आने दें जवाब बसरा तो साहब। सुनो। नियाजी साहब मेरा इंतजार भाई, कर रहे हैं, खान बहुत साहब- नाराज हो रहे हैं। सॉरी नियाजी साहब, जल्दी जवाब दें। को बोले कि अमेरिका को क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी इस इलेक्शन पर स्ट्रॉन्गर रिएक्शन बताता हूँ बता दो। बताएं। दूसरी बात मैं दूसरी बताता बात हूँ। दूसरी और बात मैं होने बताता दें, हूँ। दूसरी बात होने दें। हमारा दूसरी बात दोनों बातें कर लें। दूसरी बात बात सुने। इस वक्त पाकिस्तान में ये स्टेलमेट है, जी हाँ। स्प्लिट मैंडेट है। स्प्लिट मैंडेट में आप भले इस पार्टी में शामिल हो गए हो, आपको मिल जाएंगी सीटें, हमें क्या हक नहीं दोगे क्या हम किसी और के साथ मिलने? क्या पीपुल्स पार्टी और किसी और जमात के साथ मिलने का हक हमें नहीं हुआ कि हम बनाएं कब अपनी कहा? मेजॉरिटी? हमारी अपनी मेजॉरिटी, कहा? अगर हमारी मेजॉरिटी बन जाती है तो आप बैठो ना, बिस्मिल्लाह। मैं भी उस वक्त भी कहता था इमरान खान सर, को, सेनेटर साहब, एक बसरा मिनट साहब सर, वेट कर रहे हैं। एक मिनट सर, मैंने सर। उस वक्त भी कहा था इमरान खान को, तुमने असेंबलियों से इस्तीफा देकर गलती की। ठीक, आज ठीक, फिर ठीक। उसी इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन आजाद हैसियत में आए। हमारी जल्दी से बसरा साहब, जल्दी से, 180 जल्दी से। सीटें- आजाद हैसियत में हमारी आए। 100 हमारी जियाउल्लक का 180 जियाउल्लक के पोयलक हमारी- क्या कहते हैं, सुन तो ले, पेशवा समझ सुन रहा हूं तो मैं ले। आपको, जियाउल्लक का हमारी जियाउल्लक का 100 पेशवा समझ रहा हूं आपको मैं। सुन तो लें, जियाउल्लक का बेटा भी अब आपके साथ ही है, घबराए नहीं। वो किसी जिसने और के शहीद साथ जुल्फ़िकार होगा या अली नहीं? भुट्टो को अब पहले तो शहीद आपके किया साथ था यार, उसका- एजाजुल हक आपके उसका साथ था, बेटा भी बसरा- आजकल आपके साथ है, बसरा आप उसको साहब, भी मिल रहे एजाजुल हैं। हक आपके साथ है। आज देखिए कितनी बदकिस्मती है कि शहीद बदकिस्मती तो जुल्फ़िकार आप अली भुट्टो बताओ का ना। कातिल, उसका अयूब बेटा खान का उसके बेटा साथ आपके ये, साथ, हुकूमत में जियाउल्लक का बैठेंगे। बेटा आपके साथ, मुशर्रफ का बेटा कोई है नहीं तो वो भी उसके साथ होते आप। नियाजी साहब, मेरी नियाजी बात साहब, सुने। नहीं बसरा साहब, अभी एक मिनट, नियाजी साहब नाराज हो रहे हैं। एक फिक्रा निसार घोड़ो साहब, बदकिस्मती देखें, अरे तारीख की सितम जरीफी वाह, वाह, देखें, छड्डू। जिसकी वजह से आप एमएनए एमपीए बनते हैं। अरे उस बाबा, शहीद अरे आज साईं उस छोड़ो। जियाउल हक का बसरा बेटा आपके साहब। साथ हुकूमत में बैठेगा, बसरा आप साहब, उसके साथ बैठेंगे। आप दूसरी मुझे बात, ज्यादा टाइम अच्छा दे बस रहे बस हैं। बस बसरा साहब, बस हम बसरा तो साहब अभी रुक मुतालबा जाएं। कर रहे हैं पूरी बसरा साहब दुनिया रुक से। जाएं ना, बसरा साहब रुक जाएं, अभी रुक जाएं, एक मिनट प्लीज सर। मेरे साथ सेनेटर नियाजी साहब मौजूद हैं और हाँ। वो बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं उनके सब्र को सलाम पेश करता हूं, उनसे माजरत भी चाहता हूं। सेनेटर नियाजी साहब, नवाज शरीफ साहब मरी में है, मुलाकातें मुशावरतों का सिलसिला जारी है, क्या आपको लगता है चांसेस हैं कि अब भी पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाए? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात शुरू हैं। तो हमने तो पीटीआई को कहा था कि आप हुकूमत बनाएं, पीपल्स पार्टी के साथ शामिल कर लें। वो कहते हैं कि क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है मुल्क में, ना अब खान साहब क्योंकि खुद इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, और वो ये भी नहीं चाहते कि मेरी पार्टी से कोई बने। तो खा वो कि मैं ना मांगे वाली बात है, ये मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठ सकता, ये पुरानी जो दूध की रट लगी हुई, ये करप्ट है, फला फला। तो ज़ाहिर है अब मुल्क को तो संभालना है किसी ने। हम तो ज़ाहिर है जितनी पार्टी हैं हम तो कोशिश करेंगे कि जितनी सियासी पार्टी हमारे से मिलकर हुकूमत बना लें, बल्कि हम तो हमारी तो कोशिश है कि तमाम मिल के
एक कौमी हुकूमत सर वो बनाई कह जाए रहे हैं कि ताकि सर वो मुल्क आप नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी विफाकी वजारतें ले, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया जाए। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी ये नहीं है हमें, ये तो ज़ाहिर है हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तकरीबन 20 साल हुए, 15-20 साल से अमल कर रहे हैं, उसमें हम इस पर शक नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि जो गन पीटीआई ने 3-4 साल में घोला है वो अभी तक साफ नहीं हो सका, और उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए हर लिहाज से। और ज़ाहिर है अब जो हुकूमत तो आएगी, लोग तो 2-3 महीने के बाद जो है वो हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अब ये सारा मलबा हम पे गिरेगा। हम कहते हैं कि सारे जो है वो शामिल हों और सारे मिलके जो है वो ये मुल्क के मसाइल हल करें। ये नहीं कि सूबे में एक पार्टी तो वो हो और फिर तो वफाक में जो वो सारा बोझ है। अभी देखो ना, 12 पार्टी की हुकूमत थी पिछले 16 महीने की, तो मलबा किस पे गिरा? मुस्लिम लीग नून पे। तो हम चाहते हैं, बिल्कुल हम मुल्क चलाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ अगर ठीक सर। मसला साहब गुस्सा खत्म हो तो ये भी हमारे साथ आ जाएं न्याजी और साहब, मुल्क सर आपकी बात के ऊपर खोड़ो साहब मैं कुछ कहना चाहते हैं छोटी सी सर। गुजारिश करूँ। सर जी आपको याद करना चाहिए 2008 हम जी जी मुझे एक मिनट, 2008 में हम मेजॉरिटी में नहीं थे। ठीक। हमने मुख्तलिफ पार्टियों से अलायंस किया, मुफाहमत। जो कुछ किया, और मुस्लिम लीग को हमने गुजारिश की कि हम वजारतों में आ जाओ। मुस्लिम लीग ने मानी बात, काली पट्टियां बनकर उन्होंने वजारतों का हल्फ उठाया। इसहाक डार साहब भी थे मुशर्रफ और भी थे इसमें, जी जी। ठीक है। और कुछ देर के बाद वो छोड़ गए, लेकिन हुकूमत चलती रही। कल को शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बन जाते हैं तो इस असेंबलियों में 10-12 पार्टियां हैं। हम क्यों गैर संजीदा होंगे, मुझे ये समझ में नहीं आती। हमने जब इतनी संजीदगी दिखाई है तो आगे भी हम संजीदा तौर पर काम करेंगे, ठीक है। और वो हुकूमत चलती रहती है, चलती रहती है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? अवाम के मफाद की बात, अवाम के लिए कुछ न कुछ ऐसी बात की जिनको उसको रिलीफ मिले। Correct. उसके लिए हमारे पास अगर कोई गुजारिशात होंगी तो उसको मानने में क्या हुकूमत वक्त को इतना कोई बुरा थोड़ी लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। ब्रेक 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 खोड़ो साहब एक ब्रेक लेते हैं। व्यूअर्स, आप में जाएगा, स्टे विद अस। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा विल जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। पीडीएम पार्ट 2 तैयारी के अमल में है इस वक्त, और बहुत जल्द हमें मालूम पड़ जाएगा क्या बनेगा इसका गुलदस्ता, कौन होगा आगे, कौन होगा पीछे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त धरना और एहतजाज की तो बात की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया है कि जो एहतजाज कर रहे हैं वो आमरीत को दावत दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जीडीए के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फहमीदा फॉर योर प्रेशियस टाइम। अब सवाल यह है कि आप एहतजाज कर रही हैं, आपकी वजह से मार्शल लॉ लग जाएगा, बिलावल साहब ने कह दिया है। मार्शल लॉ के तो ये जिम्मेदार हैं सब के सब जो मुल्क को यहाँ तक लेकर आए हैं। और इस किस्म की इलेक्शन में जो धांधली ज़्यादा टोटली लोगों का जहाँ मैंडेट आप स्टील करें, लोगों की उम्मीदें आप छीन लें, तो वो जाती है मार्शल लॉ इस तरफ। अगर एक फेयर इलेक्शन होती तो फिर आज इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती और इस तरह की बात किसी की जुबान पे ना होती। आज बच्चे बच्चे की जुबान पे यही है, बिकॉज वो तंग आ चुके हैं इन किस्म के हुक्मरानों से, और वही पीडीएम हुकूमत और वही सब कुछ उसी तरह जिन्होंने 16 महीने में मुल्क को तबाह किया, कि एक दफा फिर उन्हीं लोगों के हाथों में चीज, और ये प्लान करके जिसना बना के दिया। इलेक्शन तो सिर्फ ड्रामा था, अगर इन्हीं लोगों को देना था तो 1 खरब रुपया आज मुल्क में खर्च हुआ है। एक रफ एस्टिमेट के तहत ये अभी मीडिया में बताई 1 खरब रुपया खर्च हो गया। डॉक्टर फहमीदा, अब तो मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट भी रहा हूं और बिजनेस रिपोर्टिंग से मैंने अपना सहाफती करियर शुरू किया था। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो 5 खरब खर्च हुआ है। आई एम श्योर आप सही होंगे, क्योंकि ये तो वो है कि जो ऑफिशियली उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि एक एमपी को कितना खर्च करना था और एक एमएनए को। यहाँ तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह जो भी खजानों के मुंह खोले हुए थे और जिस बेतहाशा तरीके से, और जब इलेक्शन खरीदी गई है पूरी, तो जाहिर है कि उसका एक अमाउंट है, और सो उस लिहाज से बेतहाशा मुल्क का पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, और एक एग्नी में लोगों को डाल दिया।
और जिसमें कोई उम्मीदें नहीं है, उन लोगों को एक दफा फिर और सामने डॉक्टर लाएं। साहबा, जो ये जो हल बिलावल नहीं। साहब ने कहा कि पीर साहब अपने स्टूडेंट्स को ले आते हैं जो वोट भी नहीं डाल सकते हैं और लोगों को जमा कर लिया जाता है दीन के नाम पे, मुरीदों के नाम पे। देखिए जी, मुरीद हो या दीन हो, वैसे तो ये मुरीद उनके ज्यादा होते हैं, लेकिन हम सबकी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए हुए थे, तो सिंध के लोग हैं ना भाई, मतलब सिंध से ही थे ना, केपीके या पंजाब से तो नहीं लेकर आए थे ना। ये प्रोटेस्ट अगर कितना सिंध चलेगा के डॉक्टर लोग साहबा, ये हैं- प्रोटेस्ट कितना चलेगा? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? जी, ये नई इलेक्शन तक बिल्कुल चलेगा। ये इस तरह चल नहीं सकता मुल्क जिस हालात में ये ले आए हैं, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। बसरा साहब, आपको भी लगता है कि ये एहतजाज नए इलेक्शन तक चलेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ ये फ्रेश जो इलेक्शन है नहीं ये होते, मजीद इससे ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं राइट है। डॉक्टर साहबा, और देखिए, राइट जो डॉक्टर हमारी- साहबा, जो मैं हमारी बसरा बहन- साहब से पूछ रहा हूँ। जी जी। जो डॉक्टर फहमीदा साहबा कह रही हैं, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। इस इलेक्शन के नतीजे में मजीद अनारकी होगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और अफरा तफरी होगी। जिस हुकूमत को 80-90% लोग उसके साथ नहीं होंगे, मुझे बताएं वो किस तरह असम्बली चल सकती है। ये जो अभी कह रहे हैं कि ये जो दोनों अभी और MQM और ये तीनों चारों पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, इनका एजेंडा क्या, इनसे पूछ लेना। इनका एजेंडा अगर तो ये है कि आवाम को रिलीफ देना, तो भाई 4-4 बारियां इन्होंने ले ली, अभी 16 महीने ये रहे इंटरिम गवर्नमेंट इनके, इनका एजेंडा सिर्फ एक है, लुटो और फुटो। क्योंकि पहले भी इनकी, मैं फिर कह रहा हूं, इनके जितने लीडरान हैं सिवाय इमरान खान के, किसकी जायदाद वो उसका जीना मरना पाकिस्तान में है। वो लंदन से जायदाद बीच के एक फ्लैट था पाकिस्तान में आ गया। इनका इंटरेस्ट क्या है? इनके स्टेक्स ही नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए ये मैं समझता हूं अभी भी अकल और होश के नाखुन लेने चाहिए जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, जिन्होंने, मैं उन पर जिम्मेदारी डाल रहा हूं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो लें। जो असल मैंडेट है, आज भी हालात बेहतर हो सकते हैं। 180 सीटें GDA से जो सीटें छीनी गई हैं सिंध में, उनको वापस की जाएं। जो PTI से सीटें छीनी गई हैं, उनको वापस की जाएं। एक ही हल है, एक ही रास्ता है स्टेबिलिटी का। वरना मैं आपको फिर बात बताऊं, मैं तो देख रहा हूं, मैं इनकलाब की तरफ हालात देख रहा हूं। अवाम इस वक्त बिल्कुल, देखिए KP की अवाम बाहर आ गई है, सिंध की बाहर आ गई है, बलूचिस्तान की बाहर आ गई है, पंजाब ने पैगाम दे दिया है। पंजाब ने जिस लेवल पे पैगाम दिया है, इतने वोट डाले हैं इमरान खान को। अब नहीं तो कब। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी ये जो पार्टियां हैं, इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपने बारियां लेने की काम जारी रखे, तेरा अब्बा सदर, मेरा अब्बा वजीर आजम, तो हालात ये होंगे, आप अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। राइट बसरा साहब, कैन वी अफोर्ड अनदर इलेक्शन? खोड़ो साहब, हमारी जेब में है इतना पैसा अभी? बसरा साहब से पूछ लें। वो तो मेरे पास साहब से पूछ जो रिपोर्ट्स मेरे पास है सर। इनकलाब ला रहा है, कौन सा वाला इनकलाब? हम तो कहते हैं हमारी सीटें वापस कर दें। सर इनकलाब कौन सा यार? इनकलाब कौन सा? लोग निकलेंगे, अनारकी की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं वो? अभी GDA में देखा आपने पाकिस्तान सिंध में क्या हुआ है? हेलो साईं, ये तो वही बात है, मैं इख्तिदार में नहीं हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये मैंने नहीं कहा था, इनके खान साहब ने कहा था। इनके खान साहब ने कहा था, मैं नहीं होऊंगा तो पाकिस्तान की एटमी ताकत चली जाएगी, मैं नहीं होऊंगा तो पाकिस्तान 3 टुकड़े में चला जाएगा। मैंने नहीं कहा था, इमरान खान ने कहा था। आज भी वही बातें कर रहे हैं। इतनी सारी जो उन्होंने चलाई थी मुहिम, सोशल मीडिया हो, तकरीरें हो, जलसे हो, जुलूस हो, उसके बावजूद उनकी डिक्लेयर्ड इलेक्शन जो है वो 93 है। एंड दैट इज नॉट अ मेजॉरिटी, दैट इज नॉट अ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ सो मेनी। खोड़ो साहब, आप हल्फन कहते हैं कि हमारी सीटें नहीं चीनी गई। आप हल्फन कहते हैं कि धांधली नहीं हुई। आप हल्फन कहते हैं कि हमारी सीटें नहीं छीनी गई। आप कहते हैं धांधली नहीं हुई। पूछ लेते हैं बसरा साहब, आप हल्फन कहते हैं धांधली नहीं हुई। मैं हलफ देता हूं, कि बहुत लंबे लेवल पे धांधली हुई है। आप कुरान पाक पे हलफ देते हैं? ओ सर जी, आप अपना हल्फ अपने पास रखो। आपके हलफनामे का उस दिन भी मुझे कदर आ गया था जब आपने कहा था मैं पीपुल्स पार्टी के लिए सारी उम्र गुजारूंगा। नहीं, अगर वो क्या हल्फ नहीं था, इख्तिदार की खातर, आप क्या वो हल्फ नहीं था?
सिर्फ जब आप- कुर्सी की खातर अरे छोड़िए, आप ये पाकिस्तान क्या को बात स्टेज कर- पे लगा ये रहे क्या हैं, बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और बसरा कुर्सी की भाई, खातर। बसरा भाई, आपने मुझसे कहा था, आप लोगों को हुकूमत मुझसे चाहिए, कहा था, और खा तो वो छोड़ो, इंडिया की हो। मुझसे कहा था क्या कहा था आप सर? पार्टियों कि मैं को हमेशा सिर्फ पार्टी हुकूमत का चाहिए, रहूंगा। खा वो और धोखा इंडिया दे की दिया। हो। और धोखा दिया तो फिर मैं इनके हल्फनामे पे क्यों मैं यकीन कह रहा हूं करूं? आप लोगों को सिर्फ हुकूमत मैं चाहिए, क्यों यकीन करूं इनके हल्फनामे पर? आप इनको हुकूमत दे जब ये दें, पब्लिक खा वो इंडिया की डिक्लेरेशन हो के या मुकर हुकूमत ले जाते लेंगे। हैं, चले चले नून लीग को भी टाइम देना चाहिए सर, दे- न्याजी दे- साहब दे- नाराज ना दे हो। time, दे- न्याजी साहब, दे। आपकी नजर में कैन वी अफोर्ड अनदर इलेक्शन? देखिए जी, इलेक्शन तो ज़ाहिर है, इस इलेक्शन को भी जो 5 साल बाद होना था, 5.5-6 साल लग गए, तो इलेक्शन तो जल्दी नहीं होते। और ये जो हलफ उठाने की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बस साहब, आप बोल दें, पाकिस्तान के आप हलफ दे दें पाकिस्तान कि धांधली नहीं हुई। पाकिस्तान को सोचना आप चाहिए। हलफ ये क्या आप बच्चों आप वाले हलफ दें, जिद धांधली नहीं हुई। लगा रखी है। चले- 180 सीटें कहाँ से आ गई आपकी? बहुत बहुत मैं तो शुक्रिया, कह रहा हूं बहुत ना, बहुत शुक्रिया सेनेटर यहाँ पर गौस कौन मोहम्मद है नियाजी जो साहब, चीज़ शौकत बता बसरा रहा साहब, सेनेटर निसार खोड़ो साहब, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आके हमें डिस्कस करना है कि नई हुकूमत ने आते ही कौन से फैसले करने हैं, एक ब्रेक के बाद। वक्त कम है, टॉपिक बहुत बड़ा है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है। टॉपिक ये है कि नई हुकूमत को आते ही क्या करना होगा। हम सब जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे कॉमन मैन इशू हैं जो सॉल्व करने होंगे, लेकिन इसके अलावा रिफॉर्म्स लाने हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, और एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना होगा कि आते ही, क्योंकि आज जो फिच ने भी रिपोर्ट जारी की है उसमें भी यही कहा गया है कि नई हुकूमत ने आते ही फौरी तौर पर IMF से राब्ता करना होगा, फंडिंग लेकर आनी होगी, मुल्क को सही ट्रैक पर लाना होगा। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी नजर में नई हुकूमत को आते ही क्या काम सबसे पहले करना होगा और रोड मैप क्या होना चाहिए सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को, जैसा कि आप जानते हैं, कि अगले 4 माह के अंदर तकरीबन 24 अरब डॉलर जो है वो कर्जे वापस करने हैं, और अगले 2 सालों के दौरान 77 बिलियन डॉलर जो है हमने कर्ज वापस करने हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम इंतशार की और टाइम ज़ाया करने की सियासत करें, बल्कि मैं समझता हूं जो भी पार्टीज जो हैं जो समझती हैं कि मुल्क से मुखलिस हैं, उनको अवाम का एतमाद और मैंडेट हासिल हुआ है, वो फौरी तौर पे एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, इस सियासी बहरान से मुल्क को निकालें, और गुड गवर्नेंस और जो मुल्क के बहुत बड़े माशी, सियासी, समाजी, माशी, सलामती के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कमर बांधें। तो सबसे पहला तो मैंने जिस तरह बताया कि 4 माह के अंदर आपने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि आपने ये सियासी बहरान से निकलना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सके और अपने इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो इस सियासी निज़ाम पर बहाल कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ आपके ज़रिए से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल है कि इस वक्त जो डिस्कोर्स है, जो बहस है मीडिया में, वो अफराद और बयानिए और जो बिल्डिंग ऑफ कोलिशंस हैं वो तो इंटरेस्टिंग पहलू है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन मसाइल का आपने हवाला दिया, चाहे वो सेहत के हों, तालीम के हों, मईशत के हों, सलामती के हों, गुड गवर्नेंस के हों, रिफॉर्म्स के हों, उनके ऊपर एक सेर हासिल और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की ज़रूरत है ताकि हम टाइमली अंदाज में इन चैलेंजेस से निमट सके और अपने मुल्क को इन तमाम चैलेंजेस से ओहदा बरा होने में भी मदद कर सके। मोहम्मद अली साहब, ये जो पॉलिटिकल अफरा तफरी, एक सियासी अफरा तफरी हम देख रहे हैं, एक और PDM जैसी हुकूमत बनने जा रही है, एक तरफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि री इलेक्शन कराए जाएं, एक तरफ नई हुकूमत बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे माहौल में मुझे तो नहीं लग रहा सर किसी को इकोनॉमी की परवाह है, आपको लग रहा है सर? मैं समझता हूं कि देखें, जो भी हमारे नुमाइंदगान हैं जो कि वोट लेके मुंतखब हुए हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब कमर कसें और उन मसाइल जिनके हल के लिए उन्होंने अवाम से राब्ता किया और उनका वोट और एतमाद हासिल किया, उसका अमली इजहार करें, उसका अमली सबूत दें।
एक रोड मैप डेवलप करके जिसके जरिए से पाकिस्तान के क्रिटिकल इकोनॉमिक गवर्नेंस के, सिक्योरिटी के, पॉलिटिकल और इन तमाम चैलेंजेस को वो एड्रेस करें, ताकि ना सिर्फ बैनुल अक़वामी बरादरी, जो कि पाकिस्तान एक 24 करोड़ अवाम का एक एटमी ताकत है, उसके हवाले से एतमाद भी बहाल हो, इन्वेस्टर्स भी आए और हमारे आम आदमी की जो गुर्बत और महंगाई के बहुत बढ़ते हुए मसाइल हैं उनका भी बतदरीज हल तलाश किया जा सके। और सर ये भी कहा जा रहा है कि इस अफरा तफरी की वजह से IMF का प्रोग्राम असरअंदाज होगा। हमें याद रखना चाहिए पिछली बार भी IMF ने सऊदी अरब और UAE से गारंटी लेकर फिर हमें पैसे जारी किए थे। आप सर समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम ही हमारा मुआशी मुस्तकबिल है सर? मैं समझता हूँ इस वक्त जो हालात हैं उसमें फौरी तौर पे ये एक मैं समझता हूँ एक मजबूरी है कि हमें दोबारा उनके पास जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप देखें कि अगले 4 माह में आपने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं और अनलेस कि आप फौरी तौर पे बहुत लार्ज स्केल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं या बहुत बड़े पैमाने पे अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें, मैं समझता हूं कि एक और प्रोग्राम में IMF के जाए बगैर इस वक्त कोई और ऑप्शन फौरी तौर पे अवेलेबल बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।